Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome to lecture number 24 of Sampling Design and Analysis, MTH 494, right? So far we are working with the systematic sampling. हमने systematic के intro को लिया, थोड़ा सा उसके हमने logics को understand करने की कोशिश की, and so far we are not in depth with the systematic sampling, right? But inshallah आज का जो session है उसमें we will try our level best कि हम अपने सिस्टमैटिक को बाहर यहाँ पे कोशिश करेंगे कंक्लूड करने की अगर हो सकी तो, अदरवाइज हमारा मे बी एक लेक्चर के ऊपर और लगे, राइट? सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार इन द लास्ट लेक्चर. सो हमने ये देखा कि हमारे पास इनफैक्ट हमने थोड़ी सी कोशिश की कि हम इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की, और हमने उसके ऊपर सिंपल जो बातें हमने ये की थी कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर कंसिडर की जाती है, और लेकिन उसमें वहाँ पे डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम सिस्टमैटिक को प्रेफर करेंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम अपने सिंपल रैंडम को प्रेफर करेंगे. लेकिन एज कम्पेयर टू यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, this approach is very easy to handle, very easy to convey, very easy to train people. So these things are very good and very easy to get what you want in fact. Okay, so अगर आपके पास हम जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि हमें बहुत ही डिटेल काम करना पड़ता है. अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल है और हमारे पास वो सारे के सारे यूनिट्स आइडेंटिफाई हुए हैं हमने जिनके ऊपर काम करना है, राइट? लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है और वो चीज़ें डिफाइन नहीं है, देन वी कैन हैव अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो जो चीज़ इसको यहाँ पे रैंडम की कैटेगरी में लेकर आती है वो बेसिकली उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज अ जी, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो अ सैंपल ऑब्टेन्ड बाय रैंडमली सिलेक्टिंग वन एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट के एलिमेंट्स इन द फ्रेम and then every kth element thereafter is called one in k systematic sampling. हम अपने लास्ट सेक्शन में इस k की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं. k का मतलब क्या होता है कि हमने बेसिकली हमने कितने इंटरवल के बाद अपना सेकंड सैंपल जो है वो हमने पिक करना है. सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोवाइड्स अ यूजफुल अल्टरनेटिव टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस. हमने यहाँ पे दो रीजंस देखे, ठीक है, कि ये हमारे पास इजी टू अप्लाई इन द फील्ड है, राइट? और फिर यह है कि हमारे पास इसमें एरर्स जो हैं जो आपके फील्ड वर्कर से हम कहते हैं ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन एरर्स आते हैं, उस सिस्टम में यहाँ हमारे पास इसमें आपके पास हम कहते हैं लेस एरर्स आएंगे एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, राइट? और फिर आपकी जो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है वो आपको पर यूनिट जो है वो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है एज कम्पेयर टू एनी अदर टेक्निक. देन हमने ये देखा कि यहाँ पे हाउ टू draw a systematic sample. That was important question and यहाँ पे वो ज़्यादा easy है. सिर्फ हमें क्या चीज़ चाहिए होती है कि अगर हमारे पास हमारा population size जो है वो known है, right? और then we can find a random starting point जिसको हमने G बोला, और वहाँ पे हम easily K find कर सकते हैं. K is basically population size by sample size. So if K is defined and if we can find the random starting point, obviously उसमें दो situations raise हो सकती थी कि हमारे पास वहाँ पे वो integer में आती है fraction या whole number में आती है. हमने उन दोनों situations को देखा and how to deal with that हमने इस बात को भी understand किया. Then हमने देखा कि how to estimate the population mean and total. So far हमने शायद population means की बात की थी, अभी तक हमने population totals की बात नहीं की, right? तो लेकिन इन यहाँ पर एस्टिमेटेड हम कहते हैं वेरिएंस फाइंड करने के लिए एंड अल्टीमेटली बाउंड्स ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन फाइंड करने के लिए यू नीड टू नो कैपिटल एन. बट अगर आपको कैपिटल एन नोन नहीं है तो फिर हमने उस सिचुएशन को भी देखा तो कि हम उसके अंदर एफपीसी को, जो कि आपका फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर आ रहा है इन एस्टिमेटर्स के अंदर, वी कैन रिमूव दैट. सो फिर हमने ये देखा कि हमारे पास होता है कि डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास एक रैंडम होती है, ऑर्डर्ड होती है एंड वी आर हैविंग पीरियोडिक पॉपुलेशंस. सो इन सारी पॉपुलेशंस के अंदर हमने इन डिटेल देखा कि कौन सी टेक्निक के अंदर वहाँ बेसिकली हमारे पास वो जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है रो वो पिक्चर में आता था. फिर हमने देखा कि कौन सी सिचुएशन के अंदर हमने किसको यहाँ पे प्रेफर करना है. तो सिर्फ एक सिचुएशन जो कि हमारे पास यहाँ पे थी पीरियोडिक पॉपुलेशन, उसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर आप
वहाँ पे सिस्टमैटिक को यूज़ करोगे तो आपके पास जो वेरिएंस आ रहा है वो हायर आएगा एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल, राइट। इसलिए अगर आपके पास इफ़ यू नो दैट योर पॉपुलेशन इज पीरियोडिक, बेसिकली आपकी सीजनल वेरिएशन सॉरी नॉट सीजनल, अगर आपके पास वहाँ पे हम कहते हैं साइक्लिक वेरिएशन या जिसको हम साइक्लिक वेरिएशंस कहते हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दैट, अगर वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं कि आपका डेटा जो है वो एक खास पैटर्न में मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर सम टाइम पीरियड वहाँ पर सेम पैटर्न शो हो रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में आप कभी भी सिस्टमैटिक यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ पे के की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल दी थी। अगर हम सेल्स की बात करें तो अगर हम वहाँ पे सिंपल अगर ये कह देंगे वेडनेसडे सेलेक्ट कर लिया जाए, तो फिर आपके पास जो एस्टिमेट्स आएंगे वो कोई इतने अच्छे एस्टिमेट नहीं आएंगे। दिस इज़ द रीज़न कि हम जिसकी वजह से कहते हैं कि इस डेटा के अंदर आपकी वेरिएशन हाई होती है एज कम्पेयर अगर हम इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो हम कहते हैं साइक्लिक है, तो अगर आप वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर लें तो इट इज़ अ हाई चांस कि आपके पास वहाँ जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे, आपके एस्टिमेट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज आएंगे, राइट। हमने इसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और अब हमारा आज का सेशन जो है वो यहाँ पे ऐसा स्लाइड नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है। You will recall that estimation of a population total. इससे पहले हम population mean की बात कर रहे थे. Now we are talking about population total. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है. That is the start of lecture 24, right? And now अब मैं थोड़ा सा informal होता जा रहा हूँ, okay? Now we are working on population totals, right? You will recall that estimation of a population total requires a knowledge of the total number of elements n in the population when we are using the procedure in the unit 2 and unit 3. It means we are talking about simple random sampling and US stratified random sampling. हमने जहाँ भी population totals find किए वहाँ पर हमारे पास n, that is the size of the population की information होना बहुत ज़रूरी था. For example, we use tau hat is equal to ny bar as an estimator of the tau from simple random sampling. ये भी हम already simple random sampling के अंदर देख चुके हैं. इसी तरीके से अगर हम stratified की बात करें तो tau hat for the stratified random sampling is equal to summation I varies from 1 to L, right? Ni yi bar as an estimator of tau from stratified random sampling from L strata. Similarly, we need to know n to estimate tau when we are using or we are working with a systematic random sampling, right? The population size is unknown in many practical situations, which suggests using systematic sampling. However, when n is known, we estimate the population total using equations 4.6, 4.7 and 4.8. But ये 4.6, 4.6, 4.7, 4.8 कहाँ पर हैं? वो बेसिकली यहाँ पर हैं. अभी तक हमने उनको डिफाइन नहीं किया. So first we need to write down the estimator of the population total, tau. That is basically tau hat is equal to n into y bar for the systematic sample. That's it. So simple, right? So this is going to be equation 4.6. And its estimated variance, that is estimated variance of the tau hat, basically वो इससे निकलेगा. So this is going to be estimated variance of tau hat is equal to estimated variance. हम यहाँ पे tau hat की value को replace कर देते हैं y bar for the systematic sampling, and this is going to be n square and variance of y bar sy. हमने यहाँ पे वही variance की property use की. That is ये वेरियंस की प्रॉपर्टी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ बता दूँ, वेरियंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्केयर वेरियंस ऑफ एक्स होता है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी एन स्केयर एंड वेरियंस ऑफ दिस इज एस स्केयर बाय एन इंटू, ये हम ऑलरेडी इससे पहले देख चुके हैं, दैट डिवाइडेड कैपिटल एन, एंड नाउ this becomes equation number 4.7. And obviously if you're talking about, or if you need bound on the error of estimation, this is going to be 2 and estimated variance of tau hat. So this is going to be 2 estimated variance of n y bar sy, and
that is basically equal to 2 n square s square by n into n minus n FPC हम यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, right? And this equation becomes 4.8, right? So let's go back to the slide number 21. The population size is unknown in many situations. This is basically is, okay? In many situations, which suggests using the systematic sampling. However, when n is known, we estimate the population totals using equation 4.6, 4.7, 4.8. In fact, population total सिर्फ 4.6 से estimate किया जाएगा. But anyway, हम जब भी कोई ना पैरामीटर को estimate करते हैं, we also look for the its estimated variance and then obviously bound on the error of estimation. So these two equations basically are for estimated variance and the other one is the bound on the error of estimation, right? So here comes an example and let's have a look on this example and then हम इसको solve करके देखते हैं. In fact, these examples are not so difficult and you can have a very easy approach to do this. A Virginia horticulturist has an experimental orchard of n is equal to 1300 apple trees of a new variety under study. The investigator wishes to estimate the total yield. तो basically जब भी fruits की total yield दी जाती है तो वो हम उसको measure करते हैं in bushels from the orchard. Then we have to form a 1 in 10 systematic sample of trees. The sample mean and variance for the sample trees are found to be 3.52 and 0.48 respectively, right? I think I should write here. इसको मैं comma कर देता हूँ respectively. Use these data to estimate population total and place a bound on the error of estimation. Before going for the solution, we have to define something explicitly here. A reasonable assumption is that the population is random. Obviously हमने इससे पिछली एग्जांपल्स के अंदर भी ये देखा था कि जब भी इस तरह की बात की जाती है ट्रीज वगैरह की तो वो अमूमन वहाँ पे रैंडम ही होती है. Hence, systematic and simple random sampling approaches are equivalent. If the population were periodic, the experimenter could choose several random starting points in selecting the trees to be included in the sample. Very, very important point है ये, right? कि चूंकि random है तो हमें ये पता है कि systematic and simple random can provide almost equivalent results. But if this could be periodic, then फिर क्या होता है कि वहाँ पे experimenter को different starting points चुनने पड़ते, right? So let's go for the solution of this. An estimate of the tau is given by इसको यहीं पे लिख लेते हैं. That is n y bar s y. And so this is going to be n हमारे पास पता है कि we are having 1300 and mean उसने आपको question की statement में बता दिया था. That is, so if you calculate it, this is going to be 4576, right? So that is number of trees or bushes, whatever that is, okay? So to find out a bound on the error of estimation can be found or can be calculated by using 4.8 with n is equal to 130. Now you have to think that why this 130. मैं यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. Why this small n is equal to 130, right? ये आपने सोचना है.
और आपने इसका जवाब ढूंढना है, राइट? बिकॉज मैं आपसे क्विज में ज़रूर इस तरह की चीज़ें पूछूंगा, सो यू शुड नो दैट वाई हमारे पास, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में यहाँ पे कहीं पर भी n is equal to 130 की बात नहीं की हुई है। हम खुद से ही बात कह रहे हैं कि हमारे पास सैम्पल साइज इज गोइंग टू बी 130, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 2 एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ n y bar sy, and obviously we have to take square root, and this is going to be 2, and we know what is the variance, that is n square into s square by n into fpc n minus n divided capital N and whole under the root. So हम यहाँ पे simply उसकी values put कर देते हैं, that is 2, n हमारे पास हमें पता है 1300 है, तो 1300 का square into s square उसने हमें बता दिया है, that is 0.48 divided 130, राइट? अगर आप वापस जाके देखें तो उसने आपको ये बताया हुआ है दैट इज अ मीन एंड वेरिएंस। सो वेरिएंस उसने दिया हुआ है, ये बात जहन में रहे कि यहाँ पे उसने वेरिएंस दिया हुआ है, तब मैं यहाँ पे इसको 0.48 को एज इट इज यूज कर रहा हूँ, बट एज वेल एज द फार्मूला इज कंसर्न दैट इज एस स्क्वायर। अगर उसने आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता तो फिर आई कुड नेवर यूज इट एज अ 0.48, बल्कि मुझे इसका स्केयर लेना पड़ता, राइट? ये आपने थोड़ी सी जहन में रखनी है बात। सो दिस इज गोइंग टू बी 1300 minus 130 divided 1300, right? And this, and if you solve it, you are going to have, that is 150, right? Thus, what is the conclusion? Thus, we estimated that the total yield from the apple orchard is 4576 bushels. And so basically, this is not number of trees; these are number of bushels, right? With a bound on the error of estimation should be less than 150 bushels, right? Estimation of 150, बल्कि it should be we are confident कि ये इससे less ही होगा, should be less than 150 bushels, right? Note, this note is very important because ये हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करना चाहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इस नोट को देखा है। If stratifying the population is advantageous, हमें नहीं पता कि क्या हमें इस पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर हमें स्ट्रैटिफिकेशन कर लेनी चाहिए थी, then systematic sampling can be used within each stratum in place of simple random sampling. लेट्स रिकॉल जब हम इससे पहले स्ट्रैटिफिकेशन की हमने बात ये की थी, तो वहां पर अगर आपको याद हो हमने ये कहा था कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो हेटेरोजीनियस है एंड यू नीड टू मेक इट होमोजीनियस इन अ वे दैट कि आपको वहां स्ट्रैटिफिकेशन करनी पड़े, उसके बाद हमने वहां पे ये कहा था कि हम वहां पे डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स को या सैम्पलिंग डिजाइन को वहां पे एम्प्लॉय कर सकते हैं उधर। सो फार अभी तक हमने स्ट्रैटिफिकेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात की है, बट अब हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है तो पहले आप स्ट्रैटिफिकेशन कर लें, फिर हर एक स्ट्रैटा के अंदर, हर एक स्ट्रैटम के अंदर यू कैन अप्लाई योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, राइट? Using the equation 4.1 with its estimated variance 4.2 within each stratum, the resulting estimator of the population mean will look similar to equation 2.1 जो कि हमने simple random sampling के अंदर पढ़ी थी, with an estimated variance given by equation 2.2। यानी again यहाँ पे आपको एक और resemblance दी जा रही है, एक और examples quote की जा रही है कि आपकी simple random sampling and the stratified random sampling is almost similar. Such a situation might arise if we were to stratify an industry by plants and then take a systematic sample of the records within each plant to estimate average accounts receivable, time lost to accidents and so on। इससे पहले हम जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन में देख चुके हैं, हम वहां पर इजीली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग अनदर लुक फॉर अनदर पैरामीटर। इन फैक्ट हमने इससे पहले भी कई दफ़ा ये बात बोली है कि हम ये डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट चीज़ों में हम इंटरेस्टेड होते हैं, जैसा पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन टोटल, पॉपुलेशन वेरिएंस एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सो अब देखना ये है कि हमने अपने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, देन हाउ टू डू दैट। एन इन्वेस्टिगेटर फ्रीक्वेंटली विशेस टू यूज डेटा from a systematic sample to estimate a population proportion। So ये भी हमारे पास होता है, और वैसे मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि ज्यादातर हम वैसे proportions में इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल
To find the proportion of the registered voters in favor of an upcoming bond issue, the investigator might use a 1 in k systematic sample from the voter registration list. से कोई इशू है, कोई पॉलिटिकल इशू है, हम देखना चाहते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स में से कितने लोग फेवर करेंगे वो जो नई पॉलिसी लॉन्च की जा रही है. तो हो सकता है कि वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो वहाँ पे 1 in k अप्रोच यूज कर ले. The estimator of the population proportion P obtained from systematic sampling is denoted by P hat. Hat is for estimated, SY is for systematic, so that is P hat for systematic sampling, right? As in the simple random sampling, again देख लें, हम जब भी systematic sampling को पढ़ते हैं, we always try to क्या कहना चाहिए, हम उसको जब resemble करवाने की कोशिश करते हैं, हम उसको थोड़ा सा पैरेलल लेवल पे रखते हैं. व्हाट हम पैरेलल लेवल विद रिस्पेक्ट टू द simple random sampling. So as in the simple random sampling, the properties of P hat for systematic sampling parallel to those of the sample Y bar SY if the response measurements are defined as follows. देखिए हम इसको बिल्कुल Y bar के हिसाब से देखना चाह रहे हैं. क्यों? P is a proportion, either it is 0, either it is 1, right? क्योंकि हमने इस वक्त भी आपको बताया था जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे कि ये बेसिकली बायनॉमियल फिनोमेना से बिलोंग करता है. और बायनॉमियल फिनोमेना क्या होता है? जहां पर आप अपने आउटपुट्स को either in the form of success or failure, yes or no, pass or fail, so 0 1 के फॉर्म में शो कर सको और दो ही आउटकम्स पॉसिबल हों. लेट yi is equal to 0 if the ith element sampled if the ith element sample doesn't possess the specified characteristic and yi is equal to 1 if it does. हमारे पास y की इंफॉर्मेशन, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होगी? 0 और 1 की इंफॉर्मेशन होंगी. से अगर हम ये देख रहे हैं कि ये पेन एक अच्छा पेन है और इसके ऊपर कोई खास प्रॉपर्टी है, अगर वो इसमें मौजूद है तो वेल हम इसको 1 कर देंगे. क्यों? जिस भी प्रॉपर्टी या जिस भी कैरेक्टरिस्टिक में हम इंटरेस्टेड हैं, अगर वो कहीं पे एग्जिस्ट करती है, वी शुड नेम इट एज अ 1, एंड इफ इट डजंट एग्जिस्ट हियर वी विल नेम इट एज अ 0, राइट? सो द एस्टिमेटर P hat is then the average of the zeros and ones values from the sample. So what अगर ये बातें ठीक हैं, ये जो हमने डेफिनेशन हमने यहाँ बोली और ये होल्ड करती है, देन हमारे पास यहाँ पे इसके एस्टिमेटर्स क्या होंगे? लेट अस राइट इट एज दैट दिस P hat for systematic sampling is equal to y bar for systematic sample. This is equal to वही हमारे पास जो हम इससे पहले लिख चुके हैं, that I varies from 1 to n, yi divided n, and this equation is going to be 4.9. And when अगर आपने इसका estimated लिख लिया, then you need to have its estimated variance. So that is going to be estimated variance है किसका? P hat का. So this is going to be हम इसको बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हम इससे पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं. दैट इज P hat SY into Q hat SY divided n minus 1 into n minus n divided n. देखिए हमारे पास जो हम इससे पहले देख चुके थे, let me take you to somewhere here. देखिए हमारे पास क्या था? S square by n, और FPC तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो हमने SK को रिप्लेस किया सिंपली, क्योंकि SK इज लाइक P hat and Q hat by n, right? So this is going to be equation number 4.10, where यहाँ पे नई चीज जो आ गई है, that is Q hat SY. तो हमें ये पता है हमेशा in case of binomial, that is P plus Q always equals 1, so Q is equal to 1 minus P hat SY. And so if we need bound on the error of estimation, this is going to be 2 estimated variance of P hat SY, and obviously square root भी आएगा. This is going to be 2 P hat SY into Q hat SY divided n minus 1 into n minus n divided capital N, and that is going to be equation 4.11. This is the bound on the error of estimation.
Now let's have a look on the example. I think no, before example we have some discussions here, so we can ignore the FPC n minus n by n in equation 4.10 and 4.11 if the population size n is unknown but can be assumed large relative to n. एक बात का हमें यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए, ठीक है हम इस n को तो इग्नोर कर सकते हैं. I'm talking about capital N, which is the size of the population, but you should know that n should be greater than n. Sample size should not be so much large कि ये आपके पास इसके बराबर आ जाए. तो basically हम ये जो बात यहाँ पे हो रही है वो ये बात हो रही है, right? We again note that the estimated variance of the p hat sy or y bar sy is identical to, this is not okay, to estimated variance of the p hat or y bar in case of, जो कि हम already use कर चुके हैं, in case of simple random sampling. This result doesn't imply, very important point, very important point. This result doesn't imply that the corresponding population variances are equal. However, if n is large and if the observations within the systematic samples are unrelated, that is, rho is equal to 0. Obviously, rho is the correlation coefficient, and if we are talking about the population, so we are talking about population correlation coefficient. If that is 0, the two population variances will be equal. वो दो population variances कब equal होंगे? जब आपका n large हो और आपकी जो observations हैं वो highly unrelated हो या rho की value 0 के बराबर हो या near to 0 हो, तब हम ये कह सकते हैं कि आपके population variances obtained using simple random sampling and obtained using हम कहते हैं systematic random sampling, they both can be considered equal. मैं यहाँ पे वैसे will be equal के थोड़ी सी favor में नहीं हूँ कि ये यहाँ पे चीज will be equal तो नहीं हो सकती. Well, what we can say that this can be assumed to be equal. So here comes example, that is example 4.3. 1 in 6. Well, again this is important और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 6 है. A 1 in 6 systematic sample is obtained from a voter registration list to estimate the proportion of voters in favor of the proposed bond issue. Several different random starting points are used. This is important, okay, because हम ये काम कब करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. Several different random starting points are used to ensure that the results of the sample are not affected by the periodic variation in the population, right? The coded results of this pre-election surveys are as shown in the accompanying table on the next slide. Estimate P. Mind it, अपने P और रो में थोड़ी सी आपने करनी है डिस्टिंक्शन. P कुछ और चीज है, ठीक है, और रो कुछ और चीज है. This is rho, this is P. This is basically rho and this is basically proportion. So don't get confused in it, okay? So estimate P, and now what is a P? That is the proportion of the 5775 registered voters in favor of the proposed bond issue. So what we know that n, that is the capital N, size of the population is basically 5775, and after that you have to place a bound on the error of estimation. So here comes the data. वोटर हैं हमारे पास यहाँ पे 4, उसके बाद देखें 10 है, उसके बाद देखें 16 है. बेसिकली k जो आपका सैम्पलिंग इंटरवल था दैट वाज 6. सो हमने रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास जो आया दैट वाज 4. उसके बाद हमने 6 के इंटरवल से यहाँ पे ये सारे सैंपल ड्रॉ कर लिए एंड वी रीच टिल 5772, दैट इज द साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन. एंड हमने उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेज नोट कर लिए. तो ऑब्वियसली जब हम उनके रिस्पॉन्सेज को नोट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि वो यही बोलेंगे कि आइदर दे आर इन फेवर ऑफ द बॉन्ड और दे आर अगेंस्ट ऑफ दैट बॉन्ड. सो आइदर इट इज 1, आइदर इट इज 0. सो हमने इसका सम निकाला, दैट इज 652. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दिस 962? ये 962 कहां से आता है? सो अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट 962 क्या चीज है और ये कहां से आया है, राइट? ये आपने बताना है. दिस इज n, दैट इज स्मॉल n, राइट? मैं यहां लिख भी देता हूं. हियर योर स्मॉल n इज गोइंग टू बी 962, बट हाउ? You have to tell me, right? So now let's go to the solution and this and then we'll see. So the sample proportion is given by
the sample proportion is given by p hat sy is equal to some I varies from 1 to 962. 962 का आपने बताना है मुझे, okay? I'm not going to tell you ये कहाँ से आया, but I hope you are mature enough to answer this question. So this is 652 by 962 and this answer is going to be 0.678. एक बार ध्यान में रखें, whenever you are calculating or finding p is the proportion, this should be between 0 and 1 because this is probability. So you cannot cross this point that this is greater than or like out of the 0-1 bound, right? Since your n is large and several random points were chosen and several random starting points कर लेते हैं इसको, several random starting points were chosen in determining the systematic sample. So we can assume that estimated variance for the proportion is going to be p hat sy q hat sy divided n minus 1 into n minus n divided n. This provides a good or better estimate of variance of p hat sy. Minded, this is estimated variance and this is just a variance, right? So the bound on the error of estimation is 2 into estimated variance of p hat sy. This is going to be 2 p hat sy q hat sy divided n minus 1 into n minus n divided n. So this is going to be, values input कर लेते हैं, तो p hat हमारे पास आ गया चूँकि 0.678. Obviously q का मतलब क्या है, that is basically 1 minus p hat. So this is going to be 0.322 divided 961 into 5775 minus 962 divided 5775, right? And this answer is going to be 0.028, right? So this was required कि हमारे पास यहाँ पे जो proportion होगा, that is going to be 0.678 with the error of bound. Error on the bound, bound on the error of estimation should be less than 0.028, right? Now comes another important question here, that how to select the sample size, right? Now let us determine the number of observations that we need to estimate mu to be within b units. B is the bound on the error of estimation. इसका मतलब ये है, that is 2 variance of y bar sy is equal to b. The solution of equation 4.12 involves both sigma square and rho.
which must be known at least approximately. Meaning अगर आपको exactly known नहीं भी हैं तो आपको कम से कम उनकी approximation जरूर पता होनी चाहिए in order to solve for n. Although these parameters sometimes can be estimated if data from a prior survey are available, we do not discuss this topic in this course. That के अगर हमारे पास ऐसा है वहाँ पे prior survey से ये कैसे आते हैं. Instead, we use a formula for n for simple random sampling. This formula could give an extra large sample for ordered population and too small sample for the periodic populations. As noted earlier, the variance of the y bar for systematic and y bar for the simple random sampling are equivalent if the population is random. So, what is the sample size required to estimate mu with a bound b on the error of estimation? That is going to be n is equal to n sigma square divided n minus 1 into d and plus sigma square, and this equation is going to be 4.13, where चूंकि हम means के लिए find कर रहे हैं, so d is equal to b square by 4. ये हम already इसके ऊपर बहुत ही डिटेल बात कर चुके हैं कि हमने जब पॉपुलेशन मीन के लिए सैंपल साइज को एस्टिमेट करना है देन वी आर हैविंग डिफरेंट सिनेरियो, और जब हमने पॉपुलेशन टोटल के लिए इसको फाइंड करना है वी आर हैविंग अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट. सो दैट इज द सैंपल साइज फॉर दिस पर्पस. एंड नाउ वी कैन हैव आई थिंक वी कैन हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल दैट how and when we have to find this. So here comes example 4.4. The management of a large utility company is interested in the average amount of the time for the wrong or the aberrant bills are overdue, right? A systematic sample will be drawn from an alphabetical list of n is equal to 2500 overdue customer accounts. In a similar survey conducted the previous year, the sample variance was found to be S square is equal to 100 days. ये जो बात हम इधर कर रहे थे, अगर आपको यहाँ पे याद हो, that yes, here, although these parameters sometimes can be estimated if the data from a prior surveys are available, but we do not discuss this. यहाँ पे हमने वो देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे सब previous year का sample variance मौजूद है, and so we are going to use it. Now you have to find the sample size required to estimate mu, the average amount of time utility bills are overdue, with the bound on the error of estimation of b is equal to 2 days, right? हम 2 दिन से ऊपर का error नहीं चाहिए हमें. हम कहते हैं 2 दिन is fine, we can tolerate it. So by keeping all these things in mind, can somebody tell us that how much sample size should be picked so that कि हमारा जो error on the bound of estimation है that should remain in this required limit. So the reasonable assumption is that in this question लिख लेते हैं the reasonable assumption in this problem is that population is random. Hence, rho is equal to 0. Then, by using equation 4.13 and replacing sigma square, because अगर आप 4.13 में जाके देखें तो we need to have sigma square, so by s square, right? So d is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा b square by 4, तो b मेरे पास 2 है, तो this is going to be 4 by 4, that is equal to 1. मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ b is equal to 2, right? ये उसने मैं वहाँ पे बताया हुआ है. Therefore, n is equal to n sigma square divided n minus 1 into d plus sigma square
can be approximately equal to n s square divided n minus 1 d plus s square. This is going to be 2500 multiply 100 and if you solve it, this is going to be 96.19. Right? So what is the conclusion in this particular statement, in this particular problem, is that the management must sample approximately 97 accounts to estimate the average amount of time apparent bills are overdue to within 2 days. Right? Now, what are the sample size for total and proportion? इससे पहले हमने जो यहाँ पे sample size लिया था, अगर आप देखें तो that sample size for mean, right? But now we are going to have sample size for total and proportions. To determine the sample size required to estimate tau. Now, mean भी हो गया हमारे पास. अब we are talking about tau with a bound on the error of estimation of the magnitude b. We use the corresponding method presented in equation 2.14. Again, whenever there is systematic, there is always a simple random sampling. The sample size required to estimate p. Now, p is a proportion basically to within b units is found by using the sample size formula for estimating p under the simple random sampling. So we are not going to have anything new here. That is, this is going to be n is equal to n pq divided n minus 1 into d, same formula almost, and this is pq, and this equation is going to be 4.14. The only thing is that which we need to have a look is that q is equal to 1 minus p, whereas d is equal to b square by 4. So in practical situations, we do not know p. So we can find an approximate sample size by replacing p with an estimated value. So वो estimated value basically क्या होगी? That is going to be p hat. If no prior information is available to estimate p, we can obtain a conservative sample by setting p is equal to 0.5. ये भी देखेंगे, और हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं हमेशा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी ये बात की थी कि चूंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉपुलेशन का जो हम कहते हैं प्रोपोर्शन ये नोन नहीं होता. सो इफ दिस इज नॉट नोन टू अस, देन व्हाट वी कैन डू, या तो हमारे पास प्रायर नॉलेज हो. अगर प्रायर नॉलेज है तो हम उसके प्रोपोर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इफ यू आर नॉट हैविंग अ प्रायर नॉलेज, देन वी कैन नॉट यूज दैट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें क्या करना है वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे. हम वैसे उस सिचुएशन में ही करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के केस में कर लिया है, दैट वी कैन टेक दैट p इज इक्वल टू 0.5 एंड अल्टीमेटली q इज आल्सो इक्वल टू 0.5. लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल 4.5, एंड हो सकता है कि ये हमारी एग्जांपल आज की लास्ट एग्जांपल हो. An advertising firm is starting a promotion campaign for a new product. The firm wants to sample potential customers in a small community to find the customer acceptance. To eliminate some of the costs associated with the personal interviews, the investigator decide
to run a systematic sample from n is equal to 5,000 names listed in a community registry and collect the data via telephone interviews, right? You have to find the sample size required to estimate P. What is P? That is a proportion of people who consider the product acceptable with a bound on the error of estimation of magnitude B is equal to 0.3, that is 3%. It should be 0.03, I think, if I'm not wrong, because if this is 3%, then this is 0.03, right? Before going to the solution, we have to comment on something. The required sample size can be bound by using, can be found, okay, not bound, can be found. I think last time I just wrote it last night, okay. Can be found by using equation 4.14. Although no previous data are available on this new product, we can still find an approximate sample size. How to do that? Well, let's go for it. Setup. Because right, so we can set up P and Q is equal to 0.5, whereas your D, obviously that is going to be B square by 4, and B की value is defined, that is 0.03. Let's take square of it and then divide it by 4. This is going to be 0.000225, right? So your N, which is sample size, that is going to be 5,000 into 0.5 into 0.5 divided 4,999 into 0.000225 and plus 0.5 into 0.5, and if you solve it, that is going to be 909.240. So N is approximately 910 to determine the customer acceptance while bound on the error of estimation less than 3%, right? We have calculated that. Now there is another phenomena that we need to study, okay? Repeated systematic sampling. We discussed in discussion of estimating population means and total that we cannot estimate the variance of y bar from information contained in a single systematic sample unless a systematic sample generates for all practical purposes a random sample. When this result occurs, we can use the random sampling estimation procedure outlined in unit number 2. However, in most cases, systematic random sampling is not equivalent to the simple random sampling. Well, ये बात हम कह चुके हैं और हमने हर जगह पे ये बात बोली है, ठीक है, this is हम ये कह सकते हैं similar or looks similar to the simple random sampling, but it is not actually exactly equal to the simple random sampling. An alternate method must be used to estimate the variance of the y bar for the systematic sampling. Repeated systematic sampling is one such method. As the name implies, repeated systematic sampling requires the selection of more than one systematic sample, right? For example, we can have, say, हम ये कह सकते हैं कि 10, 1 and 50 systematic sample, each containing 6 measurements
each containing 6 measurements could be required in approximately the same time as in the 1 in 5 systematic sampling containing 60 measurements. तो बात यहाँ पर भी बिल्कुल वही है कि हम एक ऐसा सैंपल ले लें जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि वहाँ पे 10 सैंपल लेने, ठीक है, हर एक में 6 एलिमेंट्स, और यहाँ पे ऐसे हम कहते हैं 60 लेने, बात एक ही है. So both procedure yielded 60 measurements for estimating the population mean mu, but the repeated sampling procedure allow us to estimate variance of y bar by using each square of the deviation of ns is equal to 10 individual sample means about their mean. The average mu hat of the 10 sample means will estimate the population mean mu. To select ns is basically that is repeated आपके systematic samples. We must space the elements of each sample further apart. हम हर एक हिस्से बनाएंगे 10. हम ये कह सकते हैं कि 10 1 in 50 samples, इसमें क्या होगा, ns आपका 10 है, total samples आप 10 उठाएंगे, whereas k prime आपको जो sampling interval है that is 50. Thus 10 1 in 50 samples of the 6 measurements each contain the same number of the measurement as does a single 1 in 5 samples containing n is equal to 60 measurements. ये दोनों एक ही जैसी आपको information दे रहे हैं. At the starting point for each of the ns systematic sample is randomly selected from the first k prime elements, right? The remaining elements in each sample are acquired by adding k prime, 2k prime and so forth to the starting point until the total number per sample, that is n by ns, is obtained. Say the population consists of n is equal to 960 elements which we can number consecutively. To select a systematic sample of size n is equal to 60, we choose k is equal to n by n, that is 16, and a random number between 1 and 16 as a starting point. So what procedure do we follow to select a 10 repeated systematic samples in place of the one systematic sample? First, we choose k prime is equal to 10k. That is going to be 10 into 16, that is 160. Next, we select 10 random numbers between 1 and 160. And finally, the constant 160 is added to each of these random starting points to obtain 10 numbers between 160 and 320. And the process of adding the constant is continued until 10 samples of size 6 are obtained. So a random selection of the 10 integers between 1 and 160 gives the following: 73, 42, 81, 145, 621 and up till 102. These numbers form the random starting points for the 10 systematic sample as shown in the table on the next slide. The second element in each sample is found by adding 160 to the first, and third by adding 160 to the second, and so forth. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो डिफाइंड है, दैट इज 6, 17, और ये हमारे पास यहाँ पे इधर लिखे हुए हमने सिंपली को सिर्फ ऑर्डर में लिख दिया है. देन सेकंड एलिमेंट इन द सैंपल दैट इज 166, क्योंकि हमारे पास पहला था 1, हमने कहा था वहाँ पे 60, सो दैट इज 177, 181, ये हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्ट हो गए. अब जब थर्ड एलिमेंट इन द सैंपल यहाँ पे सिलेक्ट किया गया तो क्या सिचुएशन हुई, 166 प्लस 160, राइट, 177 प्लस 160, 181 प्लस 160, 202 प्लस 160 एंड अप टिल हमने यहाँ पे अपना सिक्स्थ एलिमेंट जो था वो भी सिलेक्ट कर लिया. दैट इज बेसिकली ये हुआ, जो आपका रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट था ये आपके फर्स्ट एलिमेंट इन द सैंपल थे, ये वाले, राइट. दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट इन द सैंपल. सेकंड एलिमेंट कैसे लिया गया, दैट वाज प्लस 160 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 160. Now again, and यहाँ पे सिमिलरली, सो यू रीच, ये हमारे पास यहाँ पे इसके रिपीटेड सैंपल्स आ गए सारे के सारे. सो यू आर हैविंग फर्स्ट
सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। हमने ऐसे 6 सैंपल्स यहां पे उठा लिए, राइट। वी फ्रीक्वेंटली सिलेक्ट ns इज इक्वल टू 10। नाउ ये हमारे पास एक वैसे हम आमतौर पर इसको कहते होते हैं दैट इज अ फ्लू का लॉजिक, ओके, लेकिन ये हमारे लिए आसानियां पैदा कर देती है बिकॉज n को 10 रखने से हमारे पास वो जो हमारी हेक्टिक किस्म की कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाती हैं। सो वी फ्रीक्वेंटली सिलेक्ट ns इज इक्वल टू 10 टू अलाउ अस टू ऑब्टेन एनफ सैंपल मीन्स टू एक्वायर a satisfactory estimate of variance of mu hat. We choose k prime to give the same number of measurement as would be obtained in a single one in k systematic sample. Thus, the formula for estimating mu from ns systematic samples are shown in equation 4.15, 4.16 and 4.17. So, estimator of the population mean mu using ns is going to be ns in the 1 in k prime systematic sample is going to be, that is mu hat is going to be sum I varies from, अब ये n तक नहीं जाएगा बल्कि ये ns तक जाएगा, right, yi bar divided ns. This is going to be 4.15. This is equation 4.15, whereas its estimated variance of the mu hat is going to be, variance of mu hat is going to be n minus n divided capital N into sum of yi minus mu hat whole square, where I varies from 1 to ns. याद रखना है कि ये आपने 1 to ns ही लेके जाना है, divided ns into ns minus 1, and now this equation is going to be 4.16. Whereas bound on the error of estimation is going to be 2 estimated variance, I think हमने estimated variance लिखा, estimated variance of mu hat is going to be 2 n minus n divided n I varies from 1 to ns into yi bar minus mu hat square divided ns into ns minus 1, and obviously we have to take square root of this, and this equation is going to be 4.17. Now we can also use repeated systematic sampling to estimate a population total tau if n is known, right. Because जब भी हम पॉपुलेशन टोटल की बात करेंगे तो वहां पर हमें n की जरूरत होगी, तो अगर हमारे पास n, if n is known to us, then we can use repeated systematic sampling. So the important formula for estimating population total are going to be, that is tau hat is equal to n mu hat, that is going to be n sum I varies from 1 to ns yi bar divided ns, and this is going to be 4.18, right. And यहाँ पे similarly इसका जो estimated variance हो जाएगा, that is going to be estimated variance of tau hat, this is going to be n square, and estimated variance of mu hat, that is going to be n square into n minus n divided capital N into sum I varies from 1 to ns yi bar minus mu hat square divided ns into ns minus 1, and this equation is going to be 4.19. And now if you have to find the bound on the error of estimation, that is 2, this is equal to 2, हम यहाँ पे straight away इसकी values put कर देते हैं, that is n square n minus n divided n into summation I varies from 1 to ns into yi bar minus mu hat whole square divided ns into ns minus 1 and under the root.
and this equation is going to be 4.20, right? So far we have done and we have used the estimators. So आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे. आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश की. So the first thing is that we try to estimate the population total and then its estimated variance and bound on the error. एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया आज के लेक्चर में. Then हमने stratification को भी justify करने की कोशिश की कि you can apply some sort of systematic sampling in the stratification if you think that stratification is good and it can provide you some edge or advantage. Then हमने बात की थी estimation of the population proportion के इससे पहले हम mean और total की बात कर चुके थे. Then हमने बात की population proportion की कि how to estimate that. फिर हमने उसके लिए बाकायदा estimators define किए and then we have solved it. उसके साथ जो भी related हमारे पास वहाँ पे situations थी उन सारों को देखा गया. Then we worked on the sample size estimation, that how to estimate the sample size and sample size के ऊपर हमने बाकायदा उसके ऊपर वहाँ पे problem solve किए. फिर totals के अंदर भी और या proportion के अंदर भी हमने sample size को देखा, examples हमने solve की. Then हमने यहाँ पे initiate किया repeated sample, यहाँ पे repeated systematic sample को, because हमने ये बात in start हमने mention वहाँ पे कर दी थी कि जब सिस्टमैटिक जो आपका सिंगल सिस्टमैटिक सैंपल है उसके ऊपर हम बेसिकली कोई भी टेक्निक जो है या वेरिएंस हम वहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते. इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ द रिपीटेड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. और हमने इसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा किया एंड देन हमने यहाँ पे इनके एस्टिमेटर्स देखे फॉर द केस ऑफ रिपीटेड, फॉर ये टोटल के लिए और हमने मीन के लिए, राइट. सो इंशाल्लाह इससे अगले सेशन में जब हम आएंगे तो हम इनके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपनी बात को हम इंशाल्लाह यहीं से इनिशिएट करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज थिंग्स एंड इंशाल्लाह हम इनके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. सो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासर हो. आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. सो अल्लाह हाफिज़.